हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वन शॉट फिनोल्स। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस एल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर का। एल्कोहल्स को हमने वन शॉट में कवर कर लिया है। देखो, एल्कोहल्स में हमने कुछ चीज़ें फिनोल की भी डिस्कस कर ली है, जैसे एसिडिटी या फिनोल्स, और कुछ रिएक्शंस जैसे एस्ट्रीफिकेशन फिनोल्स की वो भी कर ली है। फिनोल्स का नोमेनक्लेचर, फिनोल्स के लिए क्लासिफिकेशन, वो सब कुछ हमने एल्कोहल्स वाले चैप्टर में कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब जो हमारा वन शॉट होगा सिर्फ फिनोल्स का, तो आप देख लो यहाँ सिलेबस में क्या क्या लिखा है। नोमेनक्लेचर लिखा है जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आगे एक टॉपिक लिखा हुआ है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, वो भी हमने पढ़ लिया है। तो अभी हमने सिर्फ दो तीन चीजें ही पढ़नी है, एक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, और यूजेस पढ़ने हैं फिनोल्स के। तो इसलिए ये वन शॉट फिनोल्स का बहुत शॉर्ट होने वाला है। तो हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा यहाँ, ये देख लो। ये एक बार हम फिर से थोड़ा सा फिनोल के बारे में देख लेंगे इंट्रोडक्शन में, उसके बाद हम चलेंगे सीधा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर, फिर हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस, और जो बहुत छोटी हैं यहाँ, बहुत जल्दी खत्म होंगी, और फिर हम यूजेस ऑफ फिनोल्स देख के खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अल्कोहल्स वाला पार्ट नहीं देखा तो आपको ये भी समझ नहीं आएगा, तो इसलिए जाके पहले अल्कोहल देखो। तो आपको मैं बार बार बोलता हूँ, ऑर्गेनिक हमेशा सीक्वेंस में ही देखनी चाहिए। सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो आपने पहले अल्कोहल्स देख लेना है, उसके बाद इस पे आना है। तो करते हैं स्टार्ट। पहले आप हेडिंग डाल दो ऊपर फिनोल्स, और पहला टॉपिक अपनी नोटबुक के ऊपर ऐड कर दो एक बार फिर से, इंट्रोडक्शन। ठीक, तो देखो हम इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे, कुछ भी नहीं देखने वाले। आपको पता है फिनोल होता क्या है। तो अगर हम क्या करें, जैसे मैं आपको वंस अगेन बता रहा हूं, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं R के साथ OH लगा दूं, OH ग्रुप जिसको हम हाइड्रोक्सी या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, तो ये जो कंपाउंड्स बन जाते हैं इनको बोलते हैं एल्कोहल्स। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स की खास बात क्या होती है, इसकी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे यहां मैं लिख देता हूं COH, सपोज यहां CH3 है जिसको मैंने यहां ऐसे दिखाया है, तो यहां इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। ठीक है, एल्कोहल्स में। और अगर हम बात करें फिनोल की, तो फिनोल में इस R की जगह AR लग जाता है, दैट्स इट। जितने भी फिनोल्स होते हैं उनमें एक OH भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, वो बात बाद की बात है। लेकिन पहले हम सिर्फ फिनोल देखते हैं। फिनोल में क्या होता है, इस R के साथ OH लग जाता है, मतलब R की जगह, इस R की जगह AR लग जाता है। AR होता क्या है, AR बोलते हैं बेंजीन रिंग को। ठीक है, एरोमेटिक ऐसे करके बेंजीन रिंग को बोलते हैं AR। तो आप खुद सोचो, अगर मैं इस R की जगह AR लगा दूं यहां, तो AR क्या होता है, AR होती है बेंजीन रिंग, ये वाली। ठीक है, इसके साथ में वही सेम OH लगा दूं, तो ये जो कंपाउंड हमारा बन जाता है इसको फिनोल बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिनोल। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, मैंने आपको एल्कोहल्स में भी ये बताया था। ठीक है, अब देखो, अब जरूरी नहीं कि ये ऐसा लिखा हुआ मिले, ये आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्योंकि देखो, इसको अगर मैं पकड़ के थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे, तो ये OH ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसा भी आपको दिख सकता है बुक्स। ठीक, तो ज्यादातर ये ऐसे दिखेगा, कभी कभी ये ऐसे दिखेगा। जहां हम कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे तो ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। और एक और चीज है कि यहाँ जो फिनोल होता है, आपको पता है ये बेंजीन रिंग से बना हुआ है। तो ये कैसे बना होगा ये आपको समझना है। देखो, बेंजीन रिंग जो होती है उसके पास 6 हाइड्रोजन्स होते हैं ना, हर एक कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन होता है, तभी इस बेंजीन रिंग का फार्मूला जो होता है वो होता है C6H6। C6H6 तभी होता है क्योंकि यहाँ 6 कार्बन होते हैं, 3 4 5 6 कार्बन होते हैं, और ये 6 हाइड्रोजन होते हैं। जब फिनोल बनता है तो फिनोल में होता क्या है कि किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ OH लगाया होता है। तो अगर हम फिनोल का फार्मूला चेक करें तो फार्मूला क्या होगा, देखो कार्बन तो 6 ही है यहाँ, तो कार्बन तो C6 ही होंगे। तो H अब कितने, देखो 1 2 3 4 5 और एक ये H6 है, और एक हमारे पास O है, ये C6H6O करके भी ऐसे भी इसको लिख सकते हैं फिनोल को। ठीक, तो आपको देखना है कि अगर ये फिनोल है तो यहाँ हाइड्रोजन होंगे प्रेजेंट, तो किसी किसी रिएक्शन में हम यहाँ के हाइड्रोजन भी चेक कर लेंगे, तब यहाँ के हाइड्रोजन को भी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोजन तो यहाँ होंगे ही, लेकिन ऊपर OH लगा हुआ है। ठीक है, और आपको पता है कि मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाईहाइड्रिक फिनोल भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ अगर मैं बोलूँ एक OH यहाँ लगा हुआ है, एक OH यहाँ लगा हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये एक पूरी फैमिली ऑफ कंपाउंड्स है। ठीक, यहाँ एक OH लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है
कि OH इधर ऊपर लगा हुआ है और नीचे भी लगा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था इन 3 कंपाउंड्स के कॉमन नेम होते हैं, रिसोर्सिनोल, कैटीचोल, ऐसे करके अल्कोहल्स में बताया था। मुझे उम्मीद है आपको फिनोल के बारे में एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। तो जहां हम रिएक्शंस में बात करेंगे ज़्यादातर हम सिर्फ ये वाला कंपाउंड ही देखेंगे, ठीक। इसी कंपाउंड को हम एक्चुअली फिनोल बोलते हैं, तो इसी को ही हम ज़्यादा देखेंगे। ये मोनो, ये डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, इनको नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हम जब रिएक्शंस करेंगे तो सिर्फ इसी को ही उठा के करेंगे, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आई होगी। और एक चीज़ और कि यहाँ जो है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है ये आपको पता ही है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इस कार्बन की, ठीक है। बाकी मैंने आपको एसिडिक नेचर में भी बताया था कि फिनोल्स एसिडिक होते हैं, ऐसा होता है ना, सब कुछ मैंने आपको बताया था। तो ये थी हमारी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। तो आपको यहाँ से अगर लिखना है तो थोड़ा आप लिख सकते हो, नहीं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे एज इट इज़, ठीक है। जैसे बोर्ड पे लिखा है ऐसे नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप इसमें मिलेंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो करें फिर आगे। तो पहली हो गई हमारी इंट्रोडक्शन खत्म। अब हम देखते हैं डायरेक्ट इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपको इतना क्लियर हो गया, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक लाइक आप कर लो अभी से, बहुत अच्छा रहेगा, मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो करें फिर शुरू, इसको हटाते हैं फिर आगे चलते हैं। तो अभी हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। तो देखो यही 4-5 मेथड्स हैं टोटल, तो मैंने एक बार लिख लिए आपके लिए ताकि टाइम हमारा कम लगे, ठीक है। तो देखो पहला आपको ये एक पॉइंट लिख लेना है कि जो होता है फिनोल, फिनोल को हम बेंजीन के डेरिवेटिव जो कंपाउंड्स होते हैं उनसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फिनोल भी एक्चुअल में एक बेंजीन का ही डेरिवेटिव है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर OH लग गया तो फिनोल मतलब फिनोल बेंजीन का डेरिवेटिव है, बेंजीन से बना है। तो बेंजीन के जो बाकी वाले डेरिवेटिव्स होते हैं ना, उनसे हम फिनोल को प्रिपेयर करते हैं। तो देखो पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम हेलोएरीन। तो आप खुद देखो हेलोएरीन से हम फिनोल को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आप खुद बताओ क्या हेलोएरीन बेंजीन का डेरिवेटिव है? तो बिल्कुल है। हमने हेलोएरीन्स वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि हेलोएरीन बेंजीन का ही डेरिवेटिव है, बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन लगता है, तो वो यहाँ मैंने एक हेलोएरीन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी, पहले से हेलोएरीन में, जहां हमने देखा था कि हेलोएरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कम होती हैं। वहां मैंने आपको बताया था कि अगर यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी हो तो हमें बहुत खतरनाक कंडीशंस देनी पड़ती हैं। ये वही रिएक्शन है, ठीक है। वहां हमने इधर OH लिखा था सिर्फ, यहां मैंने NaOH लिखा। NaOH क्यों? क्योंकि NaOH से OH ही मिलेगा, ठीक है। तो वहां मैंने आपको ये बताया था कि जब हेलोएरीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी हो तो OH अटैक करता है और इस Cl को निकाल देता है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत खतरनाक कंडीशन पे होती है। पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, उसके बाद हम जब HCl डालते हैं तो हमारे पास फिनोल बनता है, ठीक। देखो इस चैप्टर में फिनोल वाले में जो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें थी ना, वो मैंने आपको पहले ही सारी समझा दी। जैसे इंपॉर्टेंट था एसिडिटी ऑफ फिनोल्स, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। तो मैंने आपको वहां बता दिया कि फिनोल जो होते हैं वो भी एसिडिक होते हैं और अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। क्योंकि फिनोल में जो आगे आयन बनता है ना, फिनॉक्साइड आयन, वो अल्कोहल के अल्कोक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए फिनोल ज्यादा एसिडिक होते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है। तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी पूछे जा सकते हैं। देखो आप, ये हमारा क्या है, बोलो इसका नाम क्या है? ये एक हेलोएरीन है, इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl लगा हुआ है। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो आपने बस इतना याद रखना है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें मिलाएंगे और इतना टेम्परेचर देंगे, मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो पहले क्या होगा, पहले यहां से ये इसमें होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता है यहाँ Na+Cl- है, ऐसा होगा, लेकिन इससे ऐसा होता है ना Na+OH-, ठीक। तो ये OH- एक्चुअल में अटैक करता है इधर इस कार्बन पे, और यहां से Cl निकलता है, लेकिन ऐसा डायरेक्ट होता नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस हेलोएरीन में बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था। अब इसमें होगा क्या, पहले यहां बनेगा, देखो OH अटैक करेगा ना, ठीक है। पहले OH अगर यहां अटैक करेगा, इस OH का H निकल जाएगा, H के साथ Na जुड़ जाएगा, तो पहले यहां देखो ONA बनता है, ONA, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये आपको याद रखना, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। तो आपसे कोई बोल दे हेलोएरीन से फिनोल कैसे प्रिपेयर होते हैं, आप बोलोगे हाई कंडीशन रखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं रिएक्शन, तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। अब इसके बाद अगर हम इसमें HCl डालेंगे तो ये वही रिएक्शन है जो मैंने आपको कराई थी। तो बोलो इस Cl कहां चला जाएगा, Cl- होता है, H+ होता है ना, तो Cl Na+ के साथ चला जाएगा, तो यहां से बन जाएगा NaCl, और H कहां जाएगा, इस O के साथ, तो O के साथ H जाएगा तो यहां OH हो जाएगा,
फाइनली हमारे पास यहाँ ये फिनोल बन जाएगा। देखो ये बेंजीन रिंग बनी, ये ऊपर O लगा था, H लग जाएगा, और ये जो H हमने डाला ये कहाँ लग गया, O के साथ। Cl जो था वो हमारा Na के साथ आएगा, तो प्लस यहाँ से NaCl निकल जाएगा। बोलो क्या इस रिएक्शन में फिनोल प्रिपेयर हो गया? ये आपको 3-4 बार रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद आपको ये याद करनी है, ठीक है। लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, बिना लिखे आपको तो प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती। तो क्या बोलोगे, क्लोरोबेंजीन या फिर हेलोएरिन में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, खतरनाक कंडीशन, तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, ठीक है। पहले O के साथ Na लग जाएगा, फिर HCl डालेंगे तो फिर फिनोल बन जाएगा। ये हमारा कंपाउंड बन गया यहाँ फिनोल। थी पहली रिएक्शन जहाँ फिनोल प्रिपेयर होता है, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। अब देखो दूसरा है डाइएजोनियम साल्ट। देखो डाइएजोनियम साल्ट के बारे में आपका पूरा चैप्टर है, आगे एक चैप्टर है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, वहां आप पढ़ते हो अमीन्स, डाइएजोनियम साल्ट्स, ये सारे वहां पढ़ते हो, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, वो सारे कंपाउंड्स वहां आप पढ़ते हो जो हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये देखो डाइएजोनियम साल्ट होते क्या है। डाइएजोनियम साल्ट भी बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा बना के आपको दिखाता हूँ। देखो ये बेंजीन है ना, बेंजीन के ऊपर अगर N2 लग जाए, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाए, और यहाँ कोई X लग जाए, X मतलब हेलोजन लग जाए, हेलोजन के ऊपर माइनस चार्ज, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं डाइएजोनियम साल्ट्स। देखो ये एक साल्ट है क्योंकि इसमें प्लस और माइनस है। डाइएजोनियम क्यों बोलते हैं? डाई का मतलब होता है दो, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। तो यहाँ देखो डाइएजोनियम, डाइएजो, एजो मतलब नाइट्रोजन, मतलब ऐसे साल्ट्स में दो नाइट्रोजन होते हैं। तो डाइएजोनियम, ओनियम का मतलब हो गया आयन, डाइएजोनियम साल्ट, ठीक है। ऐसे साल्ट्स जब बेंजीन के ऊपर N2 दो नाइट्रोजन और एक हेलोजन लगता है, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं डाइएजोनियम साल्ट्स, याद रखना। तो इनसे भी हम फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो ये हमारा एक डाइएजोनियम साल्ट है, इस डाइएजोनियम साल्ट का नाम है बेंजीन डाइएजोनियम। देखो ये बेंजीन है, ये डाइएजोनियम है, डाइएजोनियम मतलब नाइट्रोजन 2 है, डाई 2, एजो नाइट्रोजन, ओनियम मतलब नाइट्रोजन का आयन, तो डाइएजोनियम क्लोराइड है ये एक डाइएजोनियम साल्ट है। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां से भी हमें फिनोल मिलता है। तो आप ये देखो कैसे मिलता है, इसको याद कैसे रखोगे। देखो ये H2O है ना, H2O में आपको पता है क्या क्या होता है, H प्लस और OH माइनस होता है H2O में, ऐसा होता है, ठीक। तो अब आप सोचो ये H प्लस और Cl माइनस यहां से निकल जाएंगे, H प्लस और Cl माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जब ये हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना, पहले आप ऐसे समझो, देखो ये यहाँ वाटर के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं, साथ में ये डेल्टा का मतलब है हीट करा रहे हैं। तो होगा क्या यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ। सीधा सीधा आप पहले यहाँ से फिनोल बनाओ, ऐसे करके पहले फिनोल बनाओ, यहाँ से फिनोल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो बना कैसे, साथ में देखो, साथ में ये N2 नाइट्रोजन है, ये पूरे का पूरा N2 यहाँ से गैस की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ से हमारे पास H प्लस ये वाला और Cl माइनस ये वाला जुड़ के HCl बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया फिनोल, ठीक है। ये हमारा फिनोल प्रिपेयर हो गया। अब समझो ये हुआ कैसे। देखो आप कैसे समझोगे, आप ये समझोगे कि यहाँ H प्लस और OH माइनस होता है ना, होगा क्या, जब इसमें वाटर डाल के हीट करेंगे, वाटर में ये होते हैं, ये दोनों होते हैं, तो H प्लस Cl माइनस को लेगा, हीट करने की वजह से नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इस बेंजीन रिंग से नाइट्रोजन भी निकल गया, Cl माइनस भी निकल गया। अब OH बचा तो OH डायरेक्ट यहाँ अटैक कर लेगा ना, जहां से N2 निकला, तो N2 यहां से निकला, OH अटैक करेगा तो यहां से फिनोल बन जाएगा। ऐसे आप इसको याद रखोगे, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये भी हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी हमने हेलोएरिन वाले में, जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी ना, वहां हमने ये भी बनाया था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया था, जब हमने देखा था कि सल्फोनेशन करो बेंजीन रिंग की, सल्फोनेशन करके बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H लग जाता है, ये हमने वहां बनाया था। तो आपको बस इसमें कुछ याद नहीं रखना है, इसमें बस याद रखना है कि पहले इसमें वही सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। देखो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, पहले आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा देखो याद रखने वाली चीजें हैं ना ये। तो पहले इसमें वही ONA लगा देना है, O माइनस Na प्लस, ठीक। तो NaOH डाला है ना आपने, NaOH डाल के, इस डेल्टा का मतलब होता है हीट किया, NaOH डाल के हीट किया। देखो ये रिएक्शंस होती कैसे हैं, ये सारी रिएक्शंस होती हैं टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। टेस्ट ट्यूब के अंदर आप पहले इसमें डालते हो कोई डाइएजोनियम साल्ट, उसमें आप वो दूसरा डालते हो, फिर उसको थोड़ा सा ऐसे घुमाते हो, हिलाते हो, फिर यहाँ से हीट करते हो, ऐसे होती है रिएक्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर। जो आपको सामान दिखता है केमिस्ट्री लैब के अंदर, वो सारा पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में दिखता है, ऐसा कुछ नहीं दिखता, ठीक है। लेकिन ये हम सिर्फ ऐसे समझते हैं, ठीक है। फिर देखो जब ये यहां से वही सेम बना जो ऊपर वाली में बना था, इसमें वही बनाना है, ठीक है। NaOH डालेंगे, SO3H निकल जाएगा, थोड़ी सी हीट करेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा ना। फिर इसकी देखो
इसकी हाइड्रोलिसिस करें अगर, फिर वही HCl डालें और वाटर डालें, मतलब इसमें आप लिखोगे H+ डालें और H2O डालें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, तो अब आपको पता है क्या होगा, इस O के साथ H जुड़ जाएगा, Na यहां से निकल जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो क्या लिखोगे फाइनली, यहां से आप सीधा सीधा बना दो। देखो जब इसमें हाइड्रोलिसिस की करेंगे तो O जो है इस O के साथ यहां से एक H जुड़ जाएगा, बाकी बाई प्रोडक्ट में जो बनेगा उसको छोड़ो, उसको इतना याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखो कि यहां से फिनोल बनेगा। ये हमारा बन गया यहां से फिनोल। ठीक है, तो क्या करोगे, पहले इसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया है, मतलब बेंजीन के ऊपर SO3H लगा है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के हीट करेंगे तो पहले वही सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा। ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ठीक, इसमें आप एसिड डालो। देखो एसिड डालने का, यहां भी एसिड डालने का मतलब है कि आपने हाइड्रोलिसिस की, एसिड डाला और साथ में आपने वाटर भी डाला। ठीक, और फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये एक ही होता है, बाकी बाई प्रोडक्ट मिल सकते हैं हमें, बाई प्रोडक्ट को हमें नहीं देखना है अभी। ठीक, तो यहां भी सोडियम फिनॉक्साइड आयन डाला, मतलब सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना, इसमें भी हमने हाइड्रोलिसिस की, मतलब वाटर डाला साथ में एसिड डाला, तो ये Na+ यहां से निकल जाएगा, Na+ निकल जाएगा और O- के साथ यहां से, क्योंकि H+ डाला है ना, हमारा मेन कंपाउंड वो बन जाएगा, O- के साथ H+ लगा तो ये फिनोल बन गया। ठीक, ये हो गया हमारा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब देखो ये एक कंपाउंड है, यहां से भी हमारा बन सकता है फिनोल। कैसे बन सकता है, देखो ये कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं क्यूमीन, मैं इसको लिख देता हूं, इसका नाम होता है क्यूमीन। ये कैसा कंपाउंड है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर CH के साथ 2 CH3 लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं क्यूमीन। अब देखो इस क्यूमीन की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ये O2 है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीडेशन एक किस्म की। ठीक है, क्यूमीन की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं ना हवा के अंदर, ये ऑक्सीजन का मतलब है हवा के अंदर इसको ऑक्सीडाइज कराने की कोशिश करते हैं, हवा के अंदर इसको रख के हीट करते हैं, तो होता क्या है, पहले ये ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाता है। कैसे होता है, देखो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको यहाँ बेंजीन रिंग एज इट इज रखनी है, यहाँ C है, इधर CH3 लगा हुआ है, इधर भी CH3 लगा हुआ है, ये जो C और H है ना, C और H, इसके बीच में ऑक्सीजन ऐड कराना है, ये CH है, इसके बीच में 2 ऑक्सीजन ऐड कराना है ऐसे O, और इस H को फाइनल लास्ट पे लिख देना है ऐसे, पहले ये बनेगा। ठीक, ये जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसका नाम होता है, देखो ये क्यूमीन का ही डेरिवेटिव है ना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, इसका नाम होता है ये। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आप कराते हो इसकी वही हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब H+ और H2O, सेम। हाइड्रोलिसिस 3 किस्म की होती है, ये तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस या बेसिक हाइड्रोलिसिस या न्यूट्रल। ठीक है, तो एसिडिक H+ और H2O को मतलब है, H+ मतलब एसिड डाला थोड़ा सा, साथ में पानी डाला, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, या इसको आप बोल सकते हो कि यहाँ डाइल्यूट एसिड डाला, डाइल्यूट एसिड डाला तभी हाइड्रोलिसिस ही होगी, जैसे आपने यहाँ किया था। ठीक है, तो एसिड डालने के लिए देखो ना H+ मैंने लिखा है, आप एक काम करो यहां से भी NaCl साफ कर दो, तो इसको आप सीधा मेन प्रोडक्ट फिनोल रखो इधर भी। ठीक, आई समझ आपको? H+ डाल के वाटर डालने का मतलब है डाइल्यूट एसिड डाला। देखो ना एसिड के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे तो एसिड अपने H+ आयन देगा, उसमें पानी भी होगा, एक्चुअल में वो एसिड डाइल्यूट हो गया ना, तो उसको जब हम डालते हैं तो हाइड्रोलिसिस ही होती है। ठीक, तो ये हमने यहाँ किया, क्यूमीन पेरोक्साइड बना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, होगा क्या नेक्स्ट स्टेप में, देखो आप ऐसे समझो, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे ना तो यहां से आपको इतना तो समझ आ गया ना कि यहां पहले स्टेप में आपको O को यहां ऐड कराना है H के बीच में। अब देखो अब होगा क्या, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगी, इधर आ जाएगी। ठीक, ये बॉन्ड भी यहां से ब्रेक होके इधर चली जाएगी। ठीक है, तो अब देखो अगर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होके इधर आ जाएगी तो ये बॉन्ड यहां से निकल जाएगी, तो यहां C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ठीक है, तो एक तो यहां प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला जो C था ना, ये मैंने लिखा यहां, इसके ऊपर एक CH3 इधर लगा हुआ है, एक CH3 इधर लगा हुआ है, और इस C की ये बॉन्ड टूट गई, इधर चली गई, और ये बॉन्ड भी यहां से टूट गई, तो यहां डबल बॉन्ड O बन जाएगा। देखो ऐसे डबल बॉन्ड O, ये बन गया एक प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, दूसरा ये यहां से टूटा, ये O भी गया, ये C भी गया, CH3 ये सारे गए, ये बॉन्ड भी गई, तो OH जो यहां से बचेगा वो यहां अटैच हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा वो OH जो वहां से निकला वो यहां OH जुड़ गया। बोलो क्या ये फिनोल बना, ये भी हमारा बन गया फिनोल। ठीक, अब ये क्या बन गया, ये कुछ भी नहीं है, ये हमारा एक कीटोन बना है जिसको बोलते हैं एसीटोन, CH3 ये वाला लिखा, साथ में ये C लिख रहा हूं, इसके ऊपर ये जो डबल बॉन्ड नीचे दिखाई है इसको ऊपर करके दिखा सकते हैं ऐसे,
और इस इधर भी CH3 लगा दिया, ये हमारा बन गया एसीटोन। एसीटोन बना, ये बाई प्रोडक्ट है, तो मेन प्रोडक्ट हमारा ये बन गया फिनोल। तो ये हमने क्यूमीन से उसमें ऑक्सीजन को ऐड करा के पहले क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाया, फिर हाइड्रोलिसिस करा के यहाँ से भी फिनोल प्रिपेयर कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन समझ में आए होंगे। ठीक है, पहला हेलोएरिन से सिंपल है, पहले भी रिएक्शन पड़ी हुई है। दूसरा डाइजोनियम साल्ट की हाइड्रोलिसिस करेंगे, नाइट्रोजन क्लोरीन निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तीसरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा के पहले हीट करेंगे, तो वही सोडियम हाइड्रोफिनोक्साइड बनेगा, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, फिनोल बन जाएगा। क्यूमीन को पहले ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन कराएंगे, हवा के अंदर रख के ऑक्सीजन, ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक, तो ये हमारे बन गए, यहां से सारा हमारा फिनोल की प्रिपरेशन हमने पढ़ ली। अगर यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधा फोटो लेके डायरेक्ट मुझे ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे जहां ग्रुप में मैंने अपना नाम दिया है वहां मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो हटा दें इसको, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। तो अभी हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। देखो यहां मैंने लिख दिया है, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। तो पहला है स्टेट एंड अपीयरेंस, मतलब दिखते कैसे हैं फिनोल्स। तो यूजुअली हम इसमें बात करेंगे जो फिनोल, सीधा फिनोल जो ये वाला कंपाउंड है ना, उसको हमने फिनोल बोला है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा बाकी वालों की भी बात हो जाएगी, इसके डेरिवेटिव्स की। देखो यहाँ पहली प्रॉपर्टी स्टेट एंड अपीयरेंस, तो यहां लिखा है मोस्ट सिंपल फिनोल्स आर कलरलेस आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मतलब जो सिंपल फिनोल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं या फिर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मे डार्कन अपॉन एक्सपोजर टू एयर, अगर उनको हम हवा के एक्सपोजर में लेके आए, उनमें ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो वो डार्क भी हो जाते हैं हवा के एक्सपोजर में। सम फिनोल्स आर लिक्विड्स, कुछ फिनोल लिक्विड होते हैं। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखो हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल से, क्योंकि इनमें भी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे मैंने आपको अल्कोहल्स में बताया था ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर भी होती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी देखो, तो सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कुछ ना कुछ ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म H बॉन्ड्स विद वाटर। पानी के साथ ये, वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। एज द हाइड्रोकार्बन लेंथ इंक्रीजेज, अगर कोई फिनोल सब्सटीट्यूटेड फिनोल है, मतलब अगर कोई ऐसा फिनोल है जिसमें OH तो लगा हुआ है लेकिन साथ में हाइड्रोकार्बन का कोई पार्ट ऐसे इधर लगा हुआ है, सब्सटीट्यूटेड है, तो इसमें जैसे जैसे ये हाइड्रोकार्बन पार्ट की लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में डिक्रीज होती जाएगी। तो वही लिखा है एज द हाइड्रोकार्बन लेंथ इंक्रीजेज, वही सेम एल्कोहल्स वाली प्रॉपर्टीज हैं। एज द हाइड्रोकार्बन लेंथ इंक्रीजेज इन सब्सटीट्यूटेड फिनोल्स, सॉल्युबिलिटी इनकी पानी में डिक्रीज होती रहती है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। ठीक, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब देखो ऑर्डर, ये ऑर्डर सिर्फ इस फिनोल के बारे में है। तो फिनोल हैज अ स्वीट, इसकी स्वीट सी स्मेल होती है। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, इसकी स्वीट सी स्मेल होती है। तार लाइक, तार लाइक, अब देखो ये तार क्या होता है, तार एक चीज होती है जो तंबाकू के जलने से काला काला निकलता है ना। जब तंबाकू जलता है या सिगरेट जलाने के बाद जो चीज हमारे फेफड़ों में इकट्ठी हो जाती है ब्लैक ब्लैक कलर की, या तंबाकू जलाने के बाद मिलती है, उसको बोलते हैं तार। आप समझ सकते हो इसको इंटरनेट से और ज्यादा। तो तार लाइक ऑर्डर होता है इस फिनोल का। ठीक है, दैट कैन बी डिटेक्टेड एट लो कॉन्सेंट्रेशन, अगर इसकी थोड़ी सी भी कॉन्सेंट्रेशन कहीं हो, कहीं हवा में थोड़ा सा एक्सपोज हो जाए, या आप लैब में इसको थोड़ी सी बॉटल भी खोलोगे तो दूर से ही इस फिनोल की स्मेल डिटेक्ट हो सकती है। स्मेल होती कैसी है, तार लाइक स्मेल। ठीक, अब देखो ये फिनोल जो कंपाउंड होता है, जब आप कभी लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपको ब्लैक ब्लैक कलर का दिखेगा, थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का दिखेगा। इसकी इतनी खतरनाक स्मेल होती है, अगर ये लिक्विड फॉर्म में हो के अंदर चली जाती है, बंदा बेहोश होना शुरू हो जाता है। बहुत खतरनाक स्मेल कुछ होती है इसकी। ठीक है, फिनोल इज टॉक्सिक बाय इनहेलेशन, देखो इनहेल करेंगे इसको तो बहुत टॉक्सिक होता है, इंजेस्ट करेंगे अंदर लेंगे तो तब भी टॉक्सिक है। स्किन एब्जॉर्प्शन अगर हो जाए, इसको स्किन के कांटेक्ट में लेके आओ तो तब भी टॉक्सिक है, क्रोजिव है। ठीक है, इससे बहुत प्रॉब्लम्स इंसानों के ऊपर आ सकती हैं। ठीक, तो ये कंपाउंड्स, ये जो फिनोल होता है ये मतलब ये ऐसा होता है। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती है। कभी भी इस फिनोल को हाथ से टच नहीं करना होता है लैब के अंदर। ठीक है, तो जो वहाँ हम यूज़ करते हैं मटेरियल, उसी से ही हम इसको यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। हाथ से टच करना या मुंह के अंदर देना, इसको मुंह के अंदर खाना इसको, या ऐसा कुछ कभी नहीं करना होता। ठीक, तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनती है मैं आपको फिर बता देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनती है, जब एक OH होता है ना ऐसे,
O के साथ H है, तो आपको पता है यहाँ डेल्टा माइनस होता है, यहाँ डेल्टा प्लस होता है। अगर कोई ऐसा और कंपाउंड आ जाए जिसमें एक और देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनती है, जब दो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में हाइड्रोजन आ जाए उस टाइम बनती है। जैसे ये वाटर है, तो वाटर के ऊपर यहाँ डेल्टा माइनस होता है, डेल्टा प्लस होता है। अब देखो ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बीच में ये इसका हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ ये हाइड्रोजन का प्लस और इस ऑक्सीजन का माइनस आपस में एक छोटी सी बॉन्ड बना लेते हैं, ऐसी बॉन्ड को बोलते हैं एच बॉन्ड्स। तो ये फिनोल वाटर के साथ ऐसे एच बॉन्ड बनाता है। तो फिनोल फिनोल मॉलिक्यूल्स के बीच में भी ये एच बॉन्ड एग्जिस्ट करती है। जैसे मैं बोलूँ ये फिनोल है हमारा, ये फिनोल है O और H करके, एक और फिनोल का मॉलिक्यूल अगर हम यहाँ लें O और H करके, ठीक है, तो यहाँ ऐसे करके एक और फिनोल का मॉलिक्यूल है, ठीक। अब देखो यहाँ इसके ऊपर डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है, तो इस डेल्टा माइनस और इस डेल्टा प्लस के बीच में भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये फिनोल फिनोल मॉलिक्यूल के बीच में भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, H बॉन्ड। तो इसकी वजह से H बॉन्ड्स की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, ठीक है, और ये पानी में भी सॉल्युबल होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार लिख लो इसको, करते हैं साफ, फिर फाइनल हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल। उनको भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो बहुत ही आसान है। मैं आपको सब बताऊंगा कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कैसे होती हैं, ताकि हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। लिख लिया आपने, करते हैं साफ, फिर आगे चलते हैं। तो अभी आप देखो नेक्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। देखो बिल्कुल सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि फिनोल के अंदर जो फिनोल, जो हमने एक ही कंपाउंड हमने देखा, जो हमने यहाँ बनाया हुआ है, देखो फिनोल फिनोल, इसी के बारे में ही सारी रिएक्शंस हैं। हमारे सिलेबस में कोई ज़्यादा हाई फाई फिनोल, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और वो फिनोल नहीं है, ठीक। इसी की रिएक्शंस पढ़नी है। तो देखो फिनोल के अंदर एक ही किस्म की रिएक्शंस ज़्यादा होती हैं, और वही रिएक्शंस हमें पढ़नी है जिन रिएक्शंस का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जैसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने हेलो एरीन्स के अंदर पढ़ी थी, हमने बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया था, ठीक है, वैसी ही सेम रिएक्शंस हमारे पास फिनोल में होती हैं, ठीक। अब देखो ऐसी रिएक्शंस होती क्यों हैं, तो ऐसी रिएक्शंस इसलिए होती हैं क्योंकि फिनोल के ऊपर, देखो आपको ये तो पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो एरोमेटिक पार्ट है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, वहां से हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये तो आपको पता है। तो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर मैं यहां बनाऊं एक फिनोल, देखो ये एक फिनोल मैंने बनाया ऐसे करके, बोलो क्या ये एक फिनोल है, इसके ऊपर OH ग्रुप होता है। अगर नहीं दिख रहा तो आप जूम करके देख सकते हो, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा, तो साफ करना पड़ेगा बाद में। आप इसको एक काम करो, साथ साथ बना लो, इसको आप साथ साथ बना लो कि अच्छा रहेगा। यहां देखते हैं, देखो ये हमारा एक फिनोल है, ये इसके ऊपर OH ग्रुप लगा है। आपको पता है OH ग्रुप के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, OH ग्रुप में O के ऊपर दो लोन पेयर्स होते हैं, ये आपको पता है। तो आपको पता है ये जो लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग के, ये जो पाई बॉन्ड्स हैं इनके साथ कंजुगेशन में, तो ये लोन पेयर कहाँ जाएंगे, यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी, इसमें रेजोनेंस होगी, ठीक है। तो रेजोनेंस होने की वजह से पहला जो कंपाउंड हमारा बनेगा वो बनेगा ये OH ऐसे करके, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, जो मैंने आपको एल्कोहल्स वाले पार्ट में भी फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे। यहाँ माइनस आएगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये माइनस इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो फाइनली हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड OH रहेगा, ठीक है, और ये माइनस इधर जाएगा तो इधर बॉन्ड बनेगी, इधर माइनस आ जाएगा, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में ये इधर जाएगी, ये बॉन्ड इधर चली जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास जो फिनोल का नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्ड OH, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर और इधर आ जाएगी। अब अगर आप चेक करो इस OH ग्रुप की वजह से जो फिनोल से फिनोल है, फिनोल के ऊपर OH ग्रुप की वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो रही है किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। इलेक्ट्रोफाइल होता है पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज। तो आप सोचो जब ये फिनोल है, फिनोल के ऊपर OH है, इस वजह से ये जो बेंजीन रिंग है इसकी 3 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। देखो ये आर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, ये आर्थो पोजीशन, आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो आप खुद सोचो अगर इसके सामने इलेक्ट्रोफाइल रखेंगे तो फिनोल के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, आप खुद सोचो। फिनोल, ये हमारा फिनोल है,
इसके सामने अगर हम इलेक्ट्रोफाइल रखेंगे तो कहाँ अटैक करेगा, या तो ये आर्थो पोजीशन इस पे करेगा, या फिर ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, या फिर इस आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। इन 3 पोजीशन पे अटैक कर सकता है। तो अब आप खुद सोचो, अगर फिनोल्स के अंदर फिनोल के ऊपर OH लगा है तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की तरफ एक्टिवेट हो रही है, तो यहां मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा, और कहां ऐड करेगा, एरोमेटिक पार्ट के ऊपर। एरोमेटिक पार्ट कौन सा होता है, बेंजीन रिंग। और अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता चल रहा है किस किस पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, या तो आर्थो पे या फिर पैरा पे, क्योंकि नेगेटिव आयन कहां आ रहा है, या तो आर्थो पे या फिर पैरा पे। ठीक, और जो मैंने आपको बताया था हेलोएरीन्स के अंदर, वैसे ही सेम हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहां करानी है। ठीक, तो आप ये पॉइंट पढ़ो एक बार, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ OH ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ OH ग्रुप की वजह से बेंजीन रिंग ऑफ फिनोल इज एक्टिवेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फिनोल की जो बेंजीन रिंग होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, या फिर इनको सीधा आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ मैंने लिखी हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होती है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में एक्चुअल में होता क्या है, नाइट्रेशन में एक्चुअल में ग्रुप कौन सा ऐड होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, NO2 ग्रुप ऐड होता है। तो बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म आगे वाले किसी चैप्टर में फिर से आएगा, मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको डायरेक्ट इसके प्रोडक्ट लिखने बहुत आसानी से। तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप ऐड होता है। अगर आपने हेलोएरीन पढ़ा है तो आपको पता ही होगा। तो कहां कहां ऐड होगा, फिनोल के आर्थो और पैरा पोजीशन पे। अब देखो यहां मैंने फिनोल लिखा है, और यहां मैं कराऊंगा इसकी नाइट्रेशन। मतलब नाइट्रेशन में पहले 2 तरीके से कराऊंगा। यहां देखो डाइल्यूट HNO3 लिखा है, यहां भी NO2 ग्रुप ऐड होगा। यहां कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा है, यहां भी NO2 ग्रुप ऐड होगा कैसे वो देखो यहां डाइल्यूट HNO3 है, तो यहां जब हम इस पे ऐड करेंगे NO2 ग्रुप, आपको इतना पता होना चाहिए नाइट्रेशन में होता क्या, NO2 ग्रुप ऐड होता है। हमने सिर्फ पहले फिनोल बनाना है, उसकी आर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप ऐड करना है। दूसरा प्रोडक्ट यहां बनेगा, फिनोल बनाना है, सेम टू सेम फिनोल बनाया। ठीक है, यहां मैं ऐसे दिखा देता हूं, फिनोल बनाया, OH लिखा, और इसकी पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप ऐड करना है। ये प्रोडक्ट है पहला। ठीक, तो इससे आपको पता चल रहा है आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक है तो ये NO2 प्लस ग्रुप होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो ये आर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। देखो अगर डाइल्यूट HNO3 लेंगे ना, एक प्रोडक्ट में आर्थो पे मिलेगा आर्थो नाइट्रोफिनोल मिलेगा, एक में पैरा नाइट्रोफिनोल मिलेगा। अब देखो अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 यहां ले लेंगे तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, उसमें तीनों ही पोजीशन पे NO2 लगा होगा। जैसे देखो OH के ऊपर इधर भी NO2 लगा होगा, इधर भी NO2 लगा होगा, और इधर भी NO2 लगा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं 2 4, ये कौन सी पोजीशन है, 2 3 4 5 6, 1 2 4 5 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसका नाम होता है 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ये आपको मैंने नोमेनक्लेचर में बताया था ना, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल ऐसा होगा। कुछ नहीं याद रखना, बस सिंपल। अगर कंडीशन नॉर्मल है, डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया है तो एक बार आर्थो पे एक बार पैरा पे। अगर स्ट्रॉन्ग वाला लिया है, देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3, तो यहां से ओवरऑल जनरेट क्या होगा, चाहे ये हो यहां से जनरेट होगा NO2 प्लस। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये आर्थो पैरा पे अटैक करेगा। स्ट्रॉन्ग कंडीशन है तो तीनों, ये भी आर्थो है, ये पैरा, ये भी आर्थो, तीनों पे अटैक कर लेगा, सीधा ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो हेलोजिनेशन का मतलब होता है, हेलोजन का अटैक कराना। यहां ब्रोमीन का भी करा सकते हो, क्लोरीन का भी करा सकते हो, आयोडीन का भी करा सकते हो। ब्रोमीन का कराएंगे तो ब्रोमिनेशन बोलेंगे, क्लोरीन का कराएंगे क्लोरीनेशन, आयोडीन का कराएंगे आयोडीनेशन। ठीक, सिंपल होता है। तो अब देखो यहां से भी होगा क्या, यहां से भी फिनोल के ऊपर Br+ अटैक करेगा। ठीक है, इन सारी रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। जैसे नाइट्रेशन में NO2+ जनरेट होता है, ये मिलके NO2+ जनरेट कराते हैं। हेलोजिनेशन में यहां मैंने Br2 लिखा है तो Br+ जनरेट होगा, चाहे ऊपर वाली कराओ चाहे नीचे वाली कराओ, Br+ जनरेट होगा यहां से। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं, यहां देखो ये दो रिएक्शंस हैं, एक ऊपर यहां लिखेंगे, एक दूसरी यहां, लेकिन इन दोनों में से जनरेट होगा Br+। तो Br+ कहां अटैक करेगा आप खुद सोचो। ये देखो आपको यहां याद रखना है, यहां Br2 के साथ अटैक होगा, लेकिन CS2 की, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में होगा। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में Br2 का अटैक कराएंगे ना, तो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, ऐसे वाले, मतलब एक बार आर्थो पे एक बार पैरा पे। तो आप लिख लो
ऊपर वाले में फिनोल तो है ही, फिनोल तो है ही, एक बार आर्थो पे बी आर लगेगा और एक बार पैरा पे बी आर लगेगा इसमें, ठीक है। फिनोल तो है ही, एक बार आर्थो पे एक बार पैरा पे बी आर लगेगा। किस केस में? अगर CS2 से कराएंगे, मतलब ये CS2 एक सॉल्वेंट होता है, इसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, नॉन पोलर है, मतलब इसमें चार्ज नहीं होता CS2। तो यहां एक बार आर्थो पे एक बार पैरा पे, देखो आर्थो ब्रोमोफिनोल है, ये पैरा ब्रोमोफिनोल बन गया। लेकिन अगर हम पोलर सॉल्वेंट लेंगे, आपको पता है यहाँ वाटर लिया है हमने, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, अटैक यहां से भी Br+ ही करेगा, तो Br+ कहां अटैक करेगा, खुद सोचो, आर्थो पैरा पोजिशन पे। तो अगर पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो वो जहां ये वाला हमने किया था ना, तीनों लग गए, तो वो वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां देखो, यहाँ OH है तो तीनों, यहां भी Br लग जाएगा, नीचे भी Br लग जाएगा पैरा पोजिशन पे, इधर भी Br लग जाएगा। फिर हम क्या लेंगे, अगर हम क्या लेंगे, यहाँ नीचे इधर Br लगा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ Br, पैरा पोजिशन पे भी Br लगा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ आगे कर देता हूँ इसको। ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअल में ये वाला है, ठीक, ये फिनोल हमने लिया, इस पे Br इधर भी है, Br इधर भी है और Br इधर भी है, ठीक। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड और Br2 लेंगे तो यहां से भी Br+ जनरेट होगा, अटैक कहां करेगा, आर्थो पे और पैरा पे। अगर हम ये पोलर सॉल्वेंट लेंगे प्लस Br2 लेंगे, यहां से भी Br+ रिलीज होगा, Br+ कहां अटैक करेगा, आर्थो और पैरा पे, लेकिन सारा एक ही बार पूरे कंपाउंड में हो जाएगा। यहां से बन जाएगा 2,4,2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। इसका नाम क्या आ जाएगा, आपको पता ही है, 4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बन जाएगा, ब्रोमोफिनोल, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी, कुछ मुश्किल नहीं है अगर आपने हेलो एरीन वाला पार्ट पढ़ा है। अब देखो नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये रिएक्शन है तो आपको पहले भी पता है। अभी देखो ये दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ये एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछी जाएंगी, एक नंबर की कॉल्ब्स रिएक्शन और रीमर-टाइमन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही हैं। हायर क्लासेस में जाके आप इनका मैकेनिज्म पढ़ोगे, अभी आपके सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है, हायर क्लासेस में मैकेनिज्म पढ़ोगे। यहां से होता क्या है, कुछ भी नहीं होता, यहां लिखा है COOH ग्रुप इज एडिड, यहां आर्थो और पैरा पोजिशन पे COOH ग्रुप ऐड होता है। तो फिनोल हमने लिखा है, कंडीशंस चेक कर लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। और यहां होता क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा बोलो, कॉल्ब रिएक्शन में क्या होता है, आर्थो पैरा पोजिशन पे COOH ग्रुप ऐड होता है। फिनोल तो है ही ये, तो आर्थो पे एक बार कर दो, COOH ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर सीधा COOH भी लिख सकते हो। और पैरा पे भी एक बार कर लो सीधा, बस, और OH लिखा है, नीचे सीधा COOH लगा दो, ये भी एक्चुअल में COOH ही है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है, इसमें ये प्रोडक्ट मेजर होता है, ये ज्यादा बनता है, मेजर प्रोडक्ट ये होता है, ये माइनर, मेजर का मतलब होता है ये ज्यादा बनता है कि इसमें यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये स्टेबलाइज होता है, ठीक है, ये माइनर होता है, ठीक। इसका नाम देखो, अगर हम इसको COH बोले ना, COH लिखें, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन आर्थो है ना, ये पोजीशन आर्थो है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट कार्बन आर्थो है, तो आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा है, तो इस कंपाउंड का नाम होता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम होता है, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन है, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कॉल्ब रिएक्शन में क्या होता है, कॉल्ब रिएक्शन किसकी रिएक्शन होती है, बोलोगे फिनोल की, तो किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है। तो यहाँ COOH ग्रुप ऐड होता है, बस। कहाँ ऐड होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये भी तो आर्थो पैरा पे होगा ऐड, तो यहाँ आर्थो पोजीशन पे, यहाँ पैरा पोजीशन, ठीक। नाम लिखते टाइम हमने इसको आर्थो बना दिया है ना, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो है, ये आपको याद रखना है। यहां देखो रीमर-टाइमन रिएक्शन जो है बहुत फेमस रिएक्शन है, एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, डायरेक्ट CHO ग्रुप ऐड होता है, इतना याद रख लो। CH ग्रुप कहां ऐड होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, आर्थो पैरा पे होगा, इतना याद रखना। तो ये याद रख लेना, यहाँ CHCl3 जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, इसमें और KOH अल्कोहलिक, ये तीन चाहिए होते हैं इस रिएक्शन को कराने के लिए। और फाइनली इसमें होता क्या है, इसमें फिनोल बनाओ, ये फिनोल बनाया हमने, एक बार आर्थो पे कर लो CHO, ठीक। तो इस CHO को खोल के भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O, ऐसे C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिखो, चाहे CHO लिखो, तो ये बन गया, ये वाला एक बन गया। और दूसरा क्या बनेगा, पैरा पोजीशन पे भी लग जाएगा, दैट्स इट, पैरा पोजीशन पे ये CHO लिख दो,
और ऊपर OH लिख दो। फिनोल एज इट इज लिखना, एक बार आर्थो पे एक बार पैरा पे लगाना है। रीमर टाइमन रिएक्शन में CHO ग्रुप ऐड होता है और कॉल्ब रिएक्शन में COH ग्रुप ऐड होता है। इतना करना है आपको और कुछ नहीं, ठीक। इसमें भी ये वाला प्रोडक्ट मेजर होता है और ये वाला प्रोडक्ट माइनर होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का चक्कर है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है इनके बीच में, स्टेबल होगा ज्यादा। मेजर उसको बोलते हैं जो स्टेबल होगा, ठीक। तो आपको ये बोलेगी रिएक्शन, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ये तो आपको नहीं बोलेगी, लेकिन ये जो कंडीशन है ये आपको हो सकता है भूल जाएं। तो यहाँ क्लोरोफॉर्म और KOH और वाटर की प्रेजेंस में होती है। यहाँ मेन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना, तो यहाँ भी देखो CO2 यहाँ ऐड हुआ है किसी तरह। तो ये अभी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, मुझे उम्मीद है आपको रिएक्शन समझ में आई होगी। अब देखो ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ, जिंक की डस्ट क्या होती है, डस्ट होती है छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। जिंक डस्ट के साथ फिनोल की जब हम रिएक्शन करते हैं तो रिडक्शन हो जाती है। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है, जिंक लिखा है और हीट किया है, होगा क्या, रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से ऑक्सीजन लॉस होगा, अगर ऑक्सीजन लॉस हो गया तो ये हाइड्रोजन इधर ही रहेगा, ऐसे देखो ऑक्सीजन लॉस हो जाता है यहाँ से, ये जो जिंक होता है ना, जिंक ये इस ऑक्सीजन को ले लेता है, तो प्लस ZnO निकल जाता है यहाँ से, और बाकी फिनोल का ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ एज इट इज हाइड्रोजन रहता है। तो आपको पता है बाकी भी तो यहाँ इधर भी इधर भी इधर भी हर जगह हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो मतलब इसको दिखाओ ना दिखाओ एक ही चीज है, ये पूरी की पूरी एक्चुअल में बेंजीन बन गया, ये बेंजीन बन जाता, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन निकला, हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन तो बेंजीन में पहले ही होता है, तो ये बेंजीन बन गया प्लस जिंक ऑक्साइड। तो आपसे कोई बोले फिनोल की रिडक्शन करके क्या बनता है, तो बोलोगे बेंजीन बनती है, सीधा बस बेंजीन कंपाउंड बन जाता है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये रिएक्शन जो है ये है हमारी फिनोल की ऑक्सीडेशन। तो देखो यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया गया है K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H+। ये होता है, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये था आपका, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी थी K2Cr2O7, ठीक है, आपने पढ़ा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये फिनोल को ऑक्सीडाइज कर लेता है, और यहाँ से जो कंपाउंड बनता है ना, वो कंपाउंड होता है हमारा ये वाला, ये ऐसे करके फिनोल को ये ऑक्सीडाइज कर लेता है, ऐसे ऐसे करके बनता है कंपाउंड, ऐसे ये वाला कंपाउंड, ये बीच में बेंजीन रिंग जैसा है, ठीक है, और डबल बॉन्ड O दोनों तरफ है। ये जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजोक्विनोन, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट होता है फिनोल का, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये रिएक्शन समझ में आई होंगी। तो एक बार मेरे साथ बोलो, फिनोल में कौन सी रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कहां कहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ OH ग्रुप, आर्थोपैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आता है तो आर्थोपैरा पे ही अटैक करेगा। तो ये रिएक्शन आपको मैंने बता दी, कंडीशंस कम में एक बार आर्थो पे एक बार पैरा पे, कंडीशंस ज्यादा करेंगे तीनों एक बार हो जाएगा। यहाँ ब्रोमीन में भी वही है, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे कार्बन डाइसल्फाइड तो एक बार आर्थो एक बार पैरा, पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो तीनों पे एक ही बार हो जाएगा, ठीक है। दोनों आर्थो और एक पैरा पोजीशन पे तीनों बार अटैक हो जाएगा। आर्थो पैरा क्या होती है सब कुछ मैंने आपको हेलो एरीन में समझाया है, मैंने आपको एक बार पहले भी बोल दिया, जाकर देख लो, सीक्वेंस मेंटेन रखो, सब समझ में आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से ये दो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछी जाएंगी। कॉल्ब रिएक्शन और रीमर टाइमन रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है। कॉल्ब में होता क्या है, COH ग्रुप ऐड होता है, रीमर टाइमन में CHO ग्रुप ऐड होता है, दैट्स इट। बाकी तो ये आप देख ही सकते हो, ऑक्सीडेशन में बेंजोक्विनोन बनता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 लेना पड़ता है, ठीक। तो ये थी हमारी फिनोल्स की केमिकल रिएक्शंस। तो एक बार आप लिख लो, फिर हम फाइनल देखते हैं यूजेस ऑफ फिनोल्स, तो हमारा लेक्चर खत्म। तो अभी हम देखते हैं फाइनल यूजेस ऑफ फिनोल, ठीक है। तो बहुत जल्दी ही हमारा फिनोल वाला पार्ट खत्म हो गया है। देखो पहला इस्तेमाल क्या है, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट इन सोप्स एंड लोशंस। सोप्स और लोशंस के अंदर एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का काम करने के लिए फिनोल को ऐड किया जाता है, ठीक। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स लाइक एस्पिरिन, मैंने आपको कल एल्कोहल्स वाले लेक्चर में एस्पिरिन बना के दिखाया था, ठीक है। एस्पिरिन क्या होता है, एस्पिरिन जो है एक ड्रग होती है, एक मेडिसिन होती है जो पेन किलर और इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, पेन किल करती है, ठीक। तो एस्पिरिन में मैंने आपको बताया था, एस्पिरिन में यूज होता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड अभी हमने बनाया कॉल्ब रिएक्शन के अंदर, सैलिसिलिक एसिड होता है यही हमने अभी बनाया था कॉल्ब रिएक्शन के अंदर,
बनाया था, ये होता है सैलिसिलिक एसिड। तो एस्पिरिन बनाने के लिए सैलिसिलिक एसिड यूज होता है, और सैलिसिलिक एसिड जो होता है ये कैसे बनता है, ये हमने अभी बनाया था किससे, फिनोल से। तो अब आप खुद ही सोच लो कि फिनोल से हम क्या बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं थ्रू कोल्ब रिएक्शन, ठीक है, कोल्ब रिएक्शन। तो इसको हम किस लिए बनाते हैं, इसको हम यूज करते हैं एस्पिरिन मेडिसिन बनाने के लिए। और सैलिसिलिक एसिड खुद भी एक ड्रग होती है, ये भी बहुत जगह सैलिसिलिक एसिड भी एज मेडिसिन यूज होता है, ठीक है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स लाइक एस्पिरिन और सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए फिनोल यूज होता है, ठीक। अब देखो, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड बनाने के लिए फिनोल यूज होता है। अब देखो पिक्रिक एसिड कौन सा होता है, अभी हमने बनाया था 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। बोलो, जब हमने नाइट्रेशन कराई थी फिनोल की, तो क्या हमने अभी ये कंपाउंड बनाया था? इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये बनाने के लिए भी फिनोल यूज होता है। अभी हमने इसको कराई थी ना नाइट्रेशन फिनोल की, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से ये बनाया था पिक्रिक एसिड, इसको बोलते हैं 2,4,6। देखो 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। तो ये पिक्रिक एसिड बनाने के लिए भी फिनोल यूज होता है। और पिक्रिक एसिड किस लिए काम आता है, एक्सप्लोजिव बनाने के लिए और सिल्क और वूल को डाई करने के लिए, ठीक है। अब देखो, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फिनाफ्थलीन, आपने सुना होगा फिनाफ्थलीन इंडिकेटर। आप खुद सोचो, फिनाफ्थलीन में फिनोल का नाम आता है, आ रहा है ना, फिनोल देखो इसमें आ रहा है। तो फिनाफ्थलीन की प्रिपरेशन में भी फिनोल यूज होता है। फिनाफ्थलीन किस लिए यूज होता है, एसिड बेस इंडिकेटर। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में एक इंडिकेटर होता है फिनाफ्थलीन, बेस के अंदर डालने पे ये पिंक कलर देता है, ठीक, और एसिड में कलर लेस रहता है। एज प्रिजर्वेटिव फॉर इंक के लिए प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी फिनोल्स को यूज किया जाता है, फिनोल को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे यूजेस ऑफ फिनोल्स। तो अब हमने सारे टॉपिक्स खत्म कर लिए। तो आप एक बार ये देखो सिलेबस, ये सिलेबस देखो एक बार, ये देखो, आप चेक करो क्या हमने फिनोल्स में सब कुछ पढ़ लिया, अल्कोहल में सब कुछ पढ़ लिया। देखो फिनोल का नोमेनक्लेचर कल पढ़ा दिया, अल्कोहल्स में मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा दिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा दी, एसिडिक नेचर पढ़ा दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ा दी और यूजेस भी पढ़ा दिए। हमने फिनोल्स तक ये चैप्टर खत्म कर दिया है, ठीक है। तो एक बार इसको आप लिख लो अच्छे से, ठीक है, लिख लो यूजेस ऑफ फिनोल्स हैं। तो लिख लिया आपने। तो फिनोल्स हमारे यहाँ कवर होते हैं। तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हो। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, इथर्स। तो इथर का भी लेक्चर बहुत शॉर्ट होगा, क्योंकि इथर में भी बहुत कम चीजें ही हमें पढ़नी है। तो आप पढ़ो अच्छे से, तैयारी करो, लिख लिख के रिएक्शंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।